लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ये हिस्ट्री कैसे हम लेते हैं लो विजन पेशेंट की। बेसिकली हम असेसमेंट का तरीका पढ़ रहे हैं। यस सर। तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि प्रोटोकॉल किस तरह आता है, हमने किस तरह मूव ऑन करने आगे, और हिस्ट्री की हमने डिटेल पढ़ी थी। तो आज हम बात करते हैं डिस्टेंस विजुअल एक्विटी से। डिस्टेंस विजुअल एक्विटी के डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। एक फाइन ब्लूम चार्ट हो गया हमारे पास, लिया सिंबल्स चार्ट हो गए, लिया नंबर्स लो विजन बुक होगी, लाइट हाउस सिंबल कार्ड्स हो गए हमारे पास, ETDRS चार्ट हो गया, और हमारे पास स्नेलन चार्ट हो गया। ETDRS चार्ट और स्नेलन में से कौन सा बेहतर होता है आप लोगों के ख्याल में लो विजन के केस में? सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। जी रिकॉर्डिंग ऑन है, पर आप लोग ज़्यादा सर फोकस, लॉग मार होता है। ज़्यादा आप अपना फोकस इधर लेक्चर में भी रखें, ठीक हो गया? जी लॉगमार होता है या ETDRS चार्ट हम कहते हैं। ETDRS से क्या एब्रीवेशन बनती है, कोई बताना चाहिए? अर्ली ट्रीटमेंट डायग्नोसिस। अच्छा, डायग्नोसिस डी से हो गया। डी से डायबिटिक होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी। डायबिटिक होते सर, डायबिटिक रेटिनोपैथी। स्टडी तो ETDRS यस सर। चार्ट जो है, इसमें क्योंकि आपको पता है अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, तो ये 5 साल से ऊपर वाले बच्चे में हो सकता है। पर लो विजन का मरीज़ तो 1 साल का भी, 2 साल का, 3 4 किसी भी एज का हो सकता है। तो उसके लिए फिर हमारे पास ये होते हैं, लिया सिंबल्स चार्ट होते हैं, जिसमें बेसिकली आप सिंबल्स दिखाते हैं और वो उसके साथ बच्चा मैच करता है। या फिर लिया नंबर्स होते हैं, 1 2 3 लिखी होगी, या ये सिंबल कार्ड्स होंगे। और इस तरह एक फाइन ब्लूम चार्ट भी हमारे पास होता है। ये याद रखिएगा, जो बच्चों के लिए चार्ट जो बने हुए, फाइन ब्लूम हो गया, लिया सिंबल हो गया, लिया नंबर हो गया, या सिंबल कार्ड्स हो गया, ये सारे हम किस डिस्टेंस पे करते हैं, कोई गैस करेगा? 3 मीटर पे करते हैं जी सर। 3 मीटर्स पे, वेरी गुड। याद रखिएगा, बच्चों के जितने टेस्ट हैं जिसमें हमने मैचिंग करनी होती है, वो हम 3 मीटर्स पे करते हैं। और अगर इसको मैं फीट में लिखूँ तो वो कितना हो जाएगा, 10 फीट हो जाएगा। 3 मीटर या फिर 10 फीट पे होता है। और इसी तरह अगर हम जो वर्बल कर रहे हैं, जिसमें वो बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनमें हम ETDRS चार्ट, लॉगमर चार्ट वगैरह करते हैं, और वो से 4 फीट पे होता है। 4 फीट कह रहा हूँ, 4 मीटर पे होता है। और 4 मीटर जो है ये फीट में किसके इक्वल होगा, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। एनी गेस? 3 मीटर 10 फुट है, तो 4 मीटर कितना होगा? 4 मीटर। बन जाएगा। 13 फीट होता है, ये याद रखिएगा, इस तरह आपसे पूछा जा सकता है। 4 मीटर जो है वो 13 फीट के इक्वल होता है। इस डायग्राम में आपको डिफरेंट चार्ट्स दिखाए जा रहे हैं। ये चार्ट कौन सा है, ये वाला? सर ये लॉगमार। जी लॉग मार आपने बोलना है, ठीक हो गया। और ये, इसमें बेसिकली वो सिंबल्स या शेप्स वगैरह होती हैं। इस तरह चार्ट सामने होता है। और ये जो एक आपको सर ये छोटा, लिया सिंबल है। जी जी एलिया सिंबल कह लें, लो विजन लाइट हाउस सिंबल वाला चार्ट कह लें, डिफरेंट होते हैं, ठीक हो गया? मतलब इनकी कंस्ट्रक्शन सेम होती है, बस नेम डिफरेंट है कंपनी की वजह से। इस पे मेरे ख्याल से लिया सिंबल ही लिखा हुआ है। बच्चे के हाथ में इस तरह का एक स्क्वायर में की फॉर्म में होता है। आप एक शेप पे हाथ रखते हैं, जैसे सर्कल पे आपने हाथ रखा है, उसे कहेंगे ये शेप किधर है, वो इन चारों में से कोई एक बताएगा कि इसमें है, ये है, या ये है, या ये। इस तरह वो आपको बता रहा होता है। एक उसके हाथ में होती है पर्ची इस टाइप की, और एक चार्ट होता है जो कि 3 मीटर्स पे होगा। ये भी इस तरह लिया नंबर्स वाला चार्ट है, और ये फाइन ब्लूम चार्ट है। और ये सारे होते किस डिस्टेंस पे, इसके अलावा ये होंगे 3 मीटर्स पे। 3 मीटर। फिर नियर विजुअल एक्विटी आ गई। 3 मीटर सर। जी 3 मीटर। उसके बाद नियर विजुअल एक्विटी आ गई। इसका मैंने क्या बताया था कि नियर विजुअल एक्विटी के लिए के अलावा करेक्ट नेम इसका क्या होगा, किसी को याद हो? रीडिंग एक्यूटी। जी रीडिंग एक्विटी। आपने नियर एक्विटी नहीं बोलना, हमेशा वर्ड क्या यूज़ करेंगे, रीडिंग एक्विटी। रीडिंग एक्यूटी। जी इसके लिए आप डिफरेंट चार्ट्स हैं, बस इनके नेम्स ही याद कर लें। बाकी लोवियन क्लिनिक में पढ़े होते हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ होता है इसका नाम। जैसे लाइट हाउस नियर एक्विटी टेस्ट हो गया, लाइट हाउस कंटिन्यूस टेक्स्ट कार्ड्स हो गए, कोलन ब्रेडर चार्ट हो गया, या पेपर विजुअल स्किल्स फॉर रीडिंग टेस्ट। ये इस तरह के हमारे पास होते हैं नियर चार्ट्स। नियर चार्ट्स जो हैं ये किस यूनिट में हम लेते हैं लो विजन में? मिलीमीटर्स। नहीं, आप लिखते किस तरह हैं? जैसे हमने लिख दिया ना 6 बाय 6 लिख दिया,
तो ये तो हो गया ना, हमने 6 फीट पे लिया और इस तरह हो गया। तो एन नियर में 6 एन 8 6 and 5 इस तरह लिखते हैं हम। N5 होती है, ये जैगर म्यूटेशन है। याद रखिएगा लो विजन में अमूमन मीट्रिक म्यूटेशन यूज़ होती है, M लिखा होता है, मीट्रिक उसे बोलते हैं। इसके कोई आपने न्यूमेरिकल्स, बल्कि अभी अब लो विजन 2 जो आपका थ्योरी का सब्जेक्ट है उसमें आप पढ़ेंगे, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं और उसके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो लो विजन में हम अमूमन मीट्रिक म्यूटेशन यूज़ करते हैं और उसमें इस तरह M लिखा होता है। और हमारा गोल क्या होता है, हमने 0.8 M अचीव करना होता है। जैसे N6 या N5 होता है उस तरह वो 0.8 होता है मीट्रिक म्यूटेशन में। ये बात क्लियर हुई या किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें, जिसको ये बात ना समझ आई हो। समझ आ सर ये मैट्रिक वाला थोड़ा डिस्टेंस वी एलोकेटिंग में सर 6/6 होता है, तो इधर नियर में जिसकी फुल होगी तो उसको हम M 0.8 लिखेंगे। जी 0.8 M आप लिखेंगे, ये आपकी टारगेट नियर इक्विटी होती है जो आप चाह रहे होते हैं हो जाए। जिसको मीट्रिक की नहीं समझ आई, हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स होते हैं ना, जैसे हमने ये अगर ये बात करें ये मीटर्स में है, फीट में मैं बात करूँ तो मैं 20 बाई कुछ लिखूंगा। इसी तरह डेसिमल भी होता है और लॉगमार भी हो गया। तो इस तरह नियर में भी हमारे पास जैगर म्यूटेशन होती है, मीट्रिक म्यूटेशन होती है, इस तरह स्नेलन इक्विवेलेंट भी होते हैं। अमूमन हम मीट्रिक यूनिट यूज़ करते हैं। मैंने जो लोवियन में काम किया है मैंने वहाँ चार्ट्स मीट्रिक म्यूटेशन में देखे, तो वहाँ हमारे पास ये जो होता है ना ये सबसे बेस्ट नियर इक्विटी होती है 0.8 M। इसके अलावा 1 भी होता है, 1.2 1.4 1.6 इस तरह बढ़ता जाता है। और मतलब सर हमारा जी मतलब हमारा टारगेट 0.8 M जी मतलब बिल्कुल। है ना। एक लो विजन का मरीज आएगा, आप उसके नियर विजुअल एक्यूटी लेंगे, हो सकता है वो 2 M हो। तो जब आप उसको मैग्नीफायर वगैरह कोई भी चीज़ देंगे, आपकी कोशिश क्या होगी कि किस लीस्ट मैग्नीफिकेशन से उसकी एक्यूटी कहाँ तक पहुँच जाए, 0.8 M तक पहुँच जाए। क्लियर? ओके सर क्लियर। अच्छा, तो हमने हिस्ट्री ली, डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी मेजर कर ली, नियर विजुअल एक्यूटी मेजर कर ली। नेक्स्ट अब हम क्या स्टेप करेंगे आपके ख्याल में? विजन ले लिए, नेक्स्ट क्या करना चाहिए? सर अदर सर फंक्शनल उसकी टेस्ट जो करते हैं, कैलकुलेशन अदर टेस्ट आपने गए, लाइक कौन से टेस्ट? कंट्रास्ट सेंसिटिविटी और उसकी विजुअल फील्ड जी चेक करनी ये चाहिए, इनको कलर विजन, इनको हम सप्लीमेंट्री टेस्ट कहते हैं। ये एंड ऑफ सप्लीमेंट्री ये टेस्ट। एंड ऑफ वो हमारी एग्जामिनेशन होता है। इससे पहले एक बहुत ज़रूरी है जो हमारी फील्ड की चीज़ है, रिफ्रैक्शन करेंगे विजुअल एक्यूटी के बाद। जब तक रिफ्रैक्शन या लो विजन एड्स वगैरह का ट्रायल नहीं दिया, आप कैसे वो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी और उधर कलर विजन पे मूव कर दें? वो भी पहले कर सकते हैं, पर एक प्रोटोकॉल आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपने इसको फॉलो करना है। पहले आया आपने हिस्ट्री ली, विजुअल एक्यूटी नोट की, डिस्टेंस की कितनी है, नियर की कितनी है, उसके बाद आप रिफ्रैक्शन पे जाएंगे कि विद ग्लासेस या विद लेंसेज कितनी बेहतर हो रही है। उसके बाद ये एंड में आते हैं सप्लीमेंट्री टेस्ट जो आपने बताएं, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, कलर विजन और वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्रैक्शन। ये कौन सा प्रोसीजर हो रहा है? रेटिनोस्कोपी। जी रेटिनोस्कोपी हो रही है। तो रिफ्रैक्शन में हम आपके ख्याल में किस तरफ जाएंगे? ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन की तरफ जाएंगे, सब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे, साइक्लोप्लेजिक की तरफ जाएंगे? सर अगर Objective पेशेंट छोटा बच्चा है तो हम साइक्लोप्लेजिक करेंगे, अच्छा, और अगर कोई यंग पेशेंट है तो पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे फिर सब्जेक्टिव करेंगे। सही। एल्डरी अगर पेशेंट है, बूढ़े अंकल हैं 50 साल के, फिर क्या करेंगे? सर उनकी तो अकोमोडेशन ऑलरेडी वो है, अकोमोडेशन तो उनकी नहीं हो रही, तो हम ऑब्जेक्टिव करेंगे और सब्जेक्टिव करेंगे। सही, वेरी गुड। याद रखिएगा जो आपने पैटर्न फॉलो करना है, ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन आपने मस्ट करनी है। वो इस वजह से करनी है कि अमूमन ये होते हैं कि जो लो विजन के पेशेंट्स हैं उनका हाई रिफ्रैक्टिव एरर होता है, जैसे हो गया +10 -10 -15। तो सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन हम अमूमन स्टार्ट करें तो हम +2 +3 लगाएंगे, इससे उससे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस फील नहीं होगा। अगर उसकी विजन लेट्स सपोज है 3/60, आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से रिफ्रैक्शन, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर दी, आप +2 का लेंस रखें, +3 का लेंस रखें, उससे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस फील नहीं होगा क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव एरर हाई है। तो पहली चीज़ आपके पास होनी चाहिए कि आपने ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करनी है, उससे आपको आइडिया हो जाए कि इसको नंबर कितना लगता है, देन यू कैन मूव फॉर सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। और साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन आप किस में करेंगे? बच्चों में करेंगे जिसमें आपको सिक्वेंट नज़र आ रहा है या हाई हाइपरमेट्रोपी आपको लगता है, उसमें आप साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं। यहाँ बात है ये ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, ये किन तरीक़ों से हो सकती है ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन? सर ऑटोरेफ और रेटिनोस्कोप। जी, ऑटोरेफ आपने बोला, सर ऑब्जेक्ट रेटिनोस्कोप बोला, और कोई मेथड है?
ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन का? मोस्टली तो सर हमने हमें यही पढ़ा है, जी, आटोरे 4। हसीब है क्लास में, उसको पता होगा कोई और मेथड हुआ तो। है हसीब या नहीं है? हसीब, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, यहाँ कोई लिख रहा है कि ऑटो रेफ नहीं यूज़ होता लो विजन में, तो ये ऐसा क्यों है? ये आपने कहाँ पढ़ा कि ऑटो रेफ नहीं यूज़ होता लो विजन में? सर हम मोस्ट कॉमनली तो टू मेथड यूज करते हैं ना, कौन से? इसके ऑब्जेक्टिव के। एक ऑटोरेफ और दूसरा रेटिनोस्कोपी के साथ। जी। तो मोस्ट एक्यूरेट रेटिनोस्कोपी यूज होती है ना। तो इसका क्या ये मतलब होगा कि ऑटो रेफ नहीं करना हमने? नहीं नहीं सर, वो तो यूज कर सकते हैं, ऑटोरेफ भी होता है ना यूज अच्छा, लो ये विजन पेशेंट ये के याद लिए। रखिएगा, यस एक्यूरेट तो रेटिनोस्कोपी होती है, पर आप ऑटो रेफ डेफिनेटली कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन आप ऑटो रेफ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा एक फोटो रिफ्रैक्शन का नाम सुना है आप लोगों ने? फोटो रिफ्रैक्शन बोलते हैं। No, sir. नो सर। नो सर। अच्छा, ये भी वैसे ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन की टेक्निक है, इसे हम फोटो रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको अपने पास लिखना है तो लिख लें, ये तो एक अलग टॉपिक है, इस पर पूरी डिस्कशन हो सकती है घंटे 2 घंटे की। फोटो रिफ्रैक्शन। सर फोटो रिफ्लेक्शन जस्ट लो विजन पेशेंट में करते हैं या नहीं नहीं, ये कोई भी लो पेशेंट? विजन के पेशेंट में नहीं करते हैं, नॉर्मल पेशेंट्स में करते हैं। बेसिकली आप फोटोग्राफ्स करते हैं और लेते हैं, उससे आप आइडिया लगाते हैं उसे कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर है। इतनी एक्यूरेट नहीं होती, बट स्टिल आपके नॉलेज में होना चाहिए कि हम ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन फोटो रिफ्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मूव आपने कैसे करना है? पहले ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, देन सब्जेक्टिव और साइक्लोप्लेजिक इन स्पेशल केसेस। जी, ये सवाल है, विच टाइप ऑफ रेटिनोस्कोपी इज परफॉर्म्ड इन लो विजन पेशेंट? रेटिनोस्कोपी की कौन सी टाइप परफॉर्म होती है? एक स्पेसिफिक है जो सिर्फ हम लो विजन के पेशेंट्स में करते हैं। एनी गेस? सर ड्राई। ड्राई? कोई और कुछ बोलना चाहे? सर रेडिकल रेटिनोस्कोपी। जी, वेरी गुड। ये किसने बोला है, जवाब दिया है? नाम क्या है आपका? सर जवेद। वेरी गुड। रेडिकल रेटिनोस्कोपी, ये वर्ड आप लोगों ने सुना था रेडिकल का? Yes, sir. Yes, High yes. refractive errors में और media opacities में जो। जी, कैसे करते हैं रेडिकल? सर इसमें इसमें ये करते हैं तो हम इसको उसमें सर इसमें हम डिस्टेंस लाइट के लिए करते हैं रेटिनोस्कोप ना, किसको वो टारगेट जिसमें देते हैं आई रिफ्लेक्टिव थिंक। एरर ज्यादा और मीडिया ओपेसिटी हो उसमें रेडिकल करते हैं। कैसे करते हैं रेडिकल रेटिनोस्कोपी? सर आई गेस के इसमें हम जो रेटिनोस्कोप की लाइट होती है वो उसको टारगेट देते हैं पेशेंट को। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं होता। कोई और कुछ बोलना चाहे? जावेद ने बोला था रेडिकल, उसको जावेद आपको पता है रेडिकल रेटिनोस्कोपी कैसे करते हैं? सर इसमें नो वर्किंग सर, इसका डिस्टेंस कम होता है मेथड ना। का नहीं पता, अच्छा, नाम खाली जस्ट यही सुना। पता है कि जी, ये नाम का ही पता जी है ये। इधर कोई भी बोल रहा था वर्किंग डिस्टेंस कम करते हैं, वो इसका ट्रू तरीका है। नॉर्मल ये होता है कि यहाँ पेशेंट है, यहाँ ऑब्जर्वर है। मैंने बोला है, जी जी, बिल्कुल सही किया आपने। नॉर्मल वर्किंग डिस्टेंस कितना होता है जिसमें हम रेटिनोस्कोपी कर रहे होते हैं? सर 67 जी, सेंटीमीटर। 67 इसमें हम सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर तक चल लेकिन इसमें 20 या 10 तक सेंटीमीटर से जी, कम। आप इसमें किसी भी डिस्टेंस पे जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे आपको रिफ्लेक्स ज़्यादा बेहतर नज़र है। तो इट कुड बी एट 40 सेंटीमीटर, 30, 20। अगर 20 सेंटीमीटर पे मैं कर रहा हूँ रेटिनोस्कोपी, तो वर्किंग डिस्टेंस क्या होगा फिर? वो 67 पे तो हम कहते हैं ना 1.5 होता है, तो 20 पे क्या होगा? ये बन जाएगा सर 0.2। 0.75 या 50। 0.2 सर। 0.2। सर। ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं आप? सर 20 डिवाइडेड बाय Divide by 100। इसको 100/20 करना है, ये 5 डायऑप्टर बन जाएगा। 5 डायऑप्टर होगा वर्किंग डिस्टेंस। 5 डायऑप्टर होगा तो इसका क्या मतलब है? अगर मैंने रेटिनोस्कोपी की है, रेडिकल रेटिनोस्कोपी की है, नंबर मेरे पास आता है +10 और इधर भी +10, तो कितना नंबर इसको लगता है? इसका रिफ्रैक्टिव एरर क्या होगा? सर 5 डायप्टर माइनस करते हैं। जी, माइनस करते हैं तो इसका रिफ्रैक्टिव एरर होगा +5।
तो ये आपको बात समझ आ गई कि ये 5 कैसे यहाँ पे आया है, या अगर किसी को नहीं समझ आए तो मैं इसको रिपीट कर दूँ। सर ये जस्ट आपने एक सर फॉर्मूला यही मतलब यूज करेंगे ना, d इज इक्वल टू 1/f। जी बिल्कुल यही यूज़ करते हैं। तो हम पावर निकाल रहे हैं ना, P इज इक्वल टू 1/f। f हमारे पास कितने हैं? सर 20 है ना? 20 हो गया ना। पर याद रखिएगा जी सर। ये किसका माइक ऑन है, इतना शोर जो काइंडली वो अगर बंद कर लें, मैं ये समझा दूँ ताकि आसानी से। अच्छा, यहाँ आप 20 तब यूज़ करेंगे जब ये मीटर में लिखा हो। जब फोकल लेंथ मीटर में होती है तब 1/f होता है। जब ये सेंटीमीटर में हो तो ऊपर 100 हो जाता है, तो आप इसको 100/20 करते हैं, तो फिर आपके पास क्या आएगा? 5 डिओप्टर आंसर आएगा। इसका मतलब है आपने 5 डिओप्टर निकालना है जो उसकी आप रेटिनोस्कोपी करेंगे। +10 है तो रिफ्रैक्टिव एरर कितना हो गया? +5 हो गया। +15 यहाँ अगर न्यूट्रल हो रहा होता +15 पे रिफ्रैक्टिव एरर कितना हो जाता? +10 हो जाता। अगर यहाँ पे माइनस, जी जी सर ये जो रेडिकल रेटिनोस्कोपी इसमें आपने सपोज 20 सेंटीमीटर किया या फिर इसका पूरा सपोज की है। डिस्टेंस है? सपोज आप क्या करते हैं, आपने 67 सेंटीमीटर पर रेटिनोस्कोपी स्टार्ट की, उसका हाई रिफ्रैक्टिव एरर है, मीडिया ओपेसिटी है, रिफ्लेक्स आपको नज़र नहीं आ रहा, यू कैन नॉट परफॉर्म रेटिनोस्कोपी एट दिस डिस्टेंस। तो आप ग्रेजुअली डिस्टेंस कम करेंगे, आप 67 से आप 50 पे आ जाएं, देखें इधर आपको रिफ्लेक्स Okay, नज़र आता है या नहीं आता। लेट्स सपोज 50 पे भी नहीं नज़र आ रहा, आप सेटिस्फाइड नहीं है कि सही रिफ्लेक्स नहीं है, आप इसको 30 पे मूव ऑन करते हैं। इस तरह आप ग्रेजुअली पेशेंट के करीब जाते जाएंगे जब तक आपको रिफ्लेक्स अच्छा नज़र आए। पर डिस्टेंस मैयर्ड होगा 50, यानी कि अंदाजे से हम 50 सेंटीमीटर पे, आपने बाकायदा मैयर करना है कि आप मरीज़ से 50 सेंटीमीटर दूरी है, 30 सेंटीमीटर ही दूरी है, फिर उसके अकॉर्डिंग इस तरह आप निकाल लेंगे वर्किंग डिस्टेंस क्या होगा और उसको फिर इसमें से माइनस कर लेंगे। क्लियर हुआ? ओके यस सर। जी, मिनिमम कितना रिड्यूस कर सकते हैं? मिनिमम 20-10 है तक ही कि जा सकते हमें हैं। लो विजन के पेशेंट में रिफ्लेक्स जो है वो डिस्टेंस पे नजर नहीं आता। आपने इस तरह जवाब नहीं देना। आपसे अगर सवाल यूँ होगा कि यार कौन सी रेटिनोस्कोपी लो विजन में करते हैं, आप कहेंगे कि पहले मैंने देखनी है कि पेशेंट की एज कितनी है। आप वापस इस पे आएंगे, पेशेंट अगर मतलब ओल्ड है 30-40 साल का, मैं ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट किस पे करूँगा? 67 सेंटीमीटर पे। पर जैसे ही मैंने स्टार्ट की, मैंने देखा कि मुझे रिफ्लेक्स नहीं मिल रहा। अब दिस इज़ ड्यू टू एनी रीज़न, रेटिना में कोई पैथोलॉजी है, रिफ्लेक्स नहीं आ रहा, कोई कैटरेक्ट वगैरह नहीं आ रहा, या वैसे हाई रिफ्रैक्टिव एरर है, तो अब मैं ग्रेजुअली डिस्टेंस को रिड्यूस करूँगा ताकि मुझे अच्छी तरह रिफ्लेक्स नज़र आए। 50 पे आऊँगा, 40 पे आऊँगा, 30 पे आऊँगा, जिस पे नज़र आने लग जाएगा उस पर मैं परफॉर्म कर दूंगा। और फिर आप ये बता सकते हैं इस टेक्निक को कि जिसमें आप वर्किंग डिस्टेंस को रिड्यूस कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। अब इसके लिए कोई एक्यूरेट नहीं है कि 20 पे ही होना है या 10 पे ही होना है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट आप जो डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, इस रेटिनोस्कोपी को आप रेडिकल रेटिनोस्कोपी कहते हैं। तो इस तरह आपने आंसर एक्सप्लेन करना है अगर आपसे कोई पूछे तो। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया या अभी भी स्टिल कंफ्यूजन है? हो गया सर। ठीक है। और यहाँ कोई पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस कितना रिड्यूस करना है। ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकल आपने देखना है कि आप कितना कर सकते हैं। अब मैं 5 सेंटीमीटर कर दूँ तो क्या रेटिनोस्कोपी पॉसिबल है? वो नहीं होगी। तो 10 सेंटीमीटर मेरे ख्याल से एक हो जाना चाहिए कि कट ऑफ वैल्यू हो। बट स्टिल आपने कोई एग्जामिनर पूछे तो उसको 10 भी नहीं बताना, आपने कहना डिस्टेंस में काम करते जाऊँगा जब तक मुझे एक्यूरेट रिफ्लेक्स नहीं मिलता जिससे मैं सेटिस्फाइड ना हूँ। तो ये होगी टेक्निक। अब हमने रिफ्रैक्शन भी कर ली, रिफ्रैक्शन से आगे चलते हैं। अब हमारे पास सप्लीमेंट्री टेस्ट आता है, उसमें मेन होता है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी टेस्ट, कलर विजन टेस्ट, विजुअल फील्ड टेस्ट, ग्लेयर टेस्टिंग। अब मुझे बताइएगा क्या इनके आपने टेस्ट फर्दर पढ़े हुए हैं कि कंट्रास्ट सेंसिटिविटी में हम कौन से टेस्ट करते हैं, कलर विजन में कौन से टेस्ट हैं, विजुअल फील्ड में कौन से, ग्लेयर में कौन से, या नहीं पढ़े हुए? पढ़े हैं सर। ठीक। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी में मोस्ट कॉमन कौन सा है जो यूज़ होता है? सर उसमें तो वो है जी, पहली रॉक्सन चार्ट। कलर विजन में इशारा टेस्ट। ये 50F वो सर कलर विजन में इशारा टेस्ट मोस्ट जो कॉमनली यूज होता है। अच्छा, मोस्ट और एक्यूरेट, FMD 15। मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है कलर विजन में? सर इशारा टेस्ट ही है ना मोस्ट एक्यूरेट। इशारा टेस्ट का आप नाम ले रहे हैं। इशारा टेस्ट कौन सी ब्लाइंडनेस को डिटेक्ट करता है? कलर ब्लाइंडनेस के भी टाइप्स होते हैं ना।
सर कलर विजन में वो फ्रेंड्सवर्थ 100 वो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है जो आप बोल रहे हैं, पर मैं पूछ रहा हूँ इशारा, एक लोग आप कॉमनली बोल रहे हैं इशारा हम यूज़ करते हैं, इशारा कौन सी कलर ब्लाइंडनेस को डिटेक्ट करता है? कलर ब्लाइंडनेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना, रेड ग्रीन हो गया, येलो ब्लू हो गया। सर रेड ग्रीन को। जी याद रखिएगा, इशारा जो है वो सिर्फ रेड ग्रीन को एक्यूरेटली वो मैयर करता है या बता सकता है। तो यस हम ये इसको यूज़ तो करते हैं, पर मोस्ट एक्यूरेट जो है वो FM100 ह्यू टेस्ट है, या वो जिसमें वो 84 हमारे पास नहीं कलर्स डिफरेंट पड़े होते हैं, PV16 भी उसको बोलते हैं, वो एक्यूरेट होता है। विजुअल फील्ड टेस्टिंग पे आए तो कौन सा एक्यूरेट है मोस्ट मेथड विजुअल फील्ड मेजरमेंट के लिए? सर कौन सा Confrontation रिपीट है? method, सर। कौन सा एक्यूरेट है, दोबारा रिपीट कीजिएगा। वो आगे नाम आ जाएगा, उसको हम PV16 भी बोलते हैं, डिफरेंट नेम से आता है। ओके सर। PV16 बोलते हैं या 100 ह्यू टेस्ट भी बोलते हैं, आगे शायद कोई और नाम भी हो, नेक्स्ट स्लाइड्स में आ जाएगा। डिफरेंट नेम्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन कंपनी कौन सी है। उसमें होता है कि 84 आपके पास वो डिफरेंट कलर्स होते हैं, आपने उन्हें ग्रेजुअली मैच करना होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास विजुअल फील्ड है। विजुअल फील्ड में हम कौन सा टेस्ट करते हैं मोस्ट जो एक्यूरेट है? सर कन्फ्रंटेशन मेथड। कन्फ्रंटेशन मेथड क्या ये एक्यूरेट है? सर एमर्सल ग्रेड मेथड होता है। एम्सलर ग्रेड वो तो नियर के लिए होता है ना, मेन डिस्टेंस के लिए पूछ रहा हूँ। कोई हमफ्री का नाम सुना हुआ है या नहीं सुना? नहीं सर। कौन सा सर? हमफ्री फील्ड एनालाइजर बोलते हैं इसे। नो सर ये नहीं सुना। ये अपने पास लिख लें, हमफ्री फील्ड एनालाइजर is the most accurate perimetric test. नेक्स्ट हमारे पास फिर ग्लेयर टेस्टिंग आती है, उसमें भी डिफरेंट टेस्ट होते हैं, आगे हम देखते हैं कौन से। तो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी के डिफरेंट नेम्स जो मुझे मिले थे, एक है ये FACT फंक्शनल एक्यूटी कंट्रास्ट टेस्टिंग, इसकी एब्रीविएशन है। पहली रॉबसन चार्ट, लिया लो कंट्रास्ट टेस्ट, ये मार्स लेटर कंट्रास्ट सेंसिटिविटी टेस्ट। ये डिफरेंट कंपनीज जिन्होंने बनाए हुए उनके डिफरेंट नेम्स हैं। हाउएवर मोस्ट कॉमनली हम कौन से यूज़ करते हैं? पहली रॉबसन चार्ट। जी पूछें सवाल। यही सर, यही पूछ रहा था कि मोस्ट एक्यूरेट कौन सा। मोस्ट एक्यूरेट नहीं, आप कहेंगे मोस्ट कॉमन। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी में सारे एक्यूरेट हैं, सारे सही मैयर करते हैं, पर मोस्ट कॉमनली जो मैंने लोवियन क्लिनिक्स में देखा है वो पहली रॉबसन चार्ट होता है। ओके सर। पहली रॉबसन चार्ट आप लोग कहते हैं आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये किस डिस्टेंस पे करते हैं? सर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर? सर 4 मीटर पे। 4 मीटर? 4 मीटर तो बहुत दूर है। 4 मीटर पे तो वो ATDRS चार्ट होता है या लॉगमर। सर नियर करते हैं 40 सेंटीमीटर पे ना। पहली रॉबसन चार्ट है, ये चार्ट 1 मीटर पे होता है, ये अपने पास लिख लें, 1 मीटर पे करते हैं। पहली रॉबसन चार्ट को हम 1 मीटर पे करते हैं। ये आगे मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ चार्ट कैसे होता है। इस तरह का चार्ट होता है। इस चार्ट में क्या चीज़ चेंज हो रही है? अगर मैं इस लेटर को देखूं और इस लेटर को देखूं तो क्या डिफरेंस इसमें? कंट्रास्ट। जी कंट्रास्ट इसमें चेंज हो रहा है। मुझे ये बताइएगा, इसमें आपने पहले रॉबसन चार्ट की डिटेल पढ़ी हुई है कि हम कैसे कंट्रास्ट कैलकुलेट करते हैं? नो सर। नो सर। इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिक्स नहीं पढ़ी आपने 4th सेमेस्टर में? उसमें सारी डिटेल आती है इन चीज़ों की। इसकी कैलकुलेशन के लिए याद रखिएगा कि एक लेटर की वैल्यू होती है 0.05। कोई एक लेटर पढ़ेगा उसका कंट्रास्ट इतना होगा, कोई दो पढ़ लेगा तो 0.05 और 0.05 कितना बन जाता है? 0.1 0.1 बन गया। कोई तीन लेटर पढ़ देता फिर क्या बनेगा? 0.15। जी, तो इस तरह आप ग्रेजुअली आप उसको ऐड करते जाते हैं, जैसे वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। पहले तीन लेटर्स की कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होती है। ये 0 से स्टार्ट होती है वैल्यू और ये जाएगी 2.25 तक। 2.25 किसकी वैल्यू होगी? जो बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ होगा, ये जो नहीं लास्ट में सेट नज़र आ रहा, यहाँ तक आप पढ़ लेंगे तो 2.25 होता है।
0.05 ये लॉग मार में है, ये मिलीमीटर में नहीं है। साइज़ की बात हम नहीं कर रहे, कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं। ये लॉग मार में होता है 0.05। तो पहले 3 की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से हम शुरू करेंगे 0.05 ऐड करते जाएंगे टिल पेशेंट रीड कर ले। ये चार्ट जैसे लॉग मार चार्ट है उस तरह बड़ा चार्ट होता है। इसको हम करते हैं 1 मीटर पे, और इसका प्रोटोकॉल ये होता है कि ये अगर हमारे पास मरीज़ बैठा हुआ है तो चार्ट इस तरह आपने उठाना है कि जो चार्ट का मिडल है, मिडल पोर्शन वो आई लेवल पे हो, जो मरीज़ जिसका आप चेक कर रहे हैं। और एग्जामिनर ने इसके पीछे खड़ा, साइड पे खड़ा होता है, उसने इसको उठाया हुआ होता है। ये कहीं हैंग नहीं हो सकता इसको, इसलिए उसने पकड़ा हुआ होता है, अनलेस कि आप खुद ही दीवार में हैंग ना करना चाहिए। ये बाकायदा फोल्ड भी हो जाता है कि आपने चेक कर लिया, फोल्ड करके साइड पे रख दें। तो इससे हम सर ये 1 मीटर से परफॉर्म जी करते 1 हैं मीटर ना? से परफॉर्म करते हैं, याद रखिएगा। ओके सर। बाकी भी जो सर सपोज एक जी जी सर एक सपोज एक पेशेंट है, मतलब वो थर्ड लाइन का थर्ड लेटर सही से रीड कर रहा है, उसका फिर किस तरह कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, आपने कहा थी थर्ड लाइन का थर्ड लेटर, ये एन की बात कर रहे हो यहाँ तक? जी 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 सर। जी, तो अब लेटर काउंट करो, 1 2, इधर 3 लेटर होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसने कितने लेटर्स पढ़े? 12 पढ़े लेटर। तो 12 को मल्टीप्लाई कर दो, एक लेटर की कितनी वैल्यू है? 0.05। 0.0 करो, क्या आंसर आता है? तो 0.6 0.6 आया, तो 0.6 उसका जो है कंट्रास्ट है। समझ आई ये बात? ऐसे होता है कि जितने लेटर्स पढ़े उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.05 से, या उतनी बार 0.05 को ऐड कर दो। सर जस्ट यही लिख देंगे कि 0.6 उसका वो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी है, आगे जी, कोई यूनिट नहीं आप लिखेंगे? लिखेंगे 0.60 लॉग मार लिख सकते हैं, और साथ आप लिखेंगे लॉग मार विद पेलिरॉप्सन चार्ट। जो भी वैल्यू आप लिखते हैं, चाहे वो विजुअल एक्यूटी भी आप लिखते हैं किसी की 6/12 है, तो प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप विद मेंशन करें किस चार्ट से आपने किया, विद स्नेलन चार्ट, विद लॉग मार चार्ट और व्हाटसोएवर। तो इसमें भी आप लिखेंगे 0.6 लॉग मार विद पेलिरॉप्सन चार्ट। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ठीक है। यस सर। तो फिर हमारे पास कलर विजन आ गया, जैसे आपने कहा इशारा टेस्ट आ गया, FM100U टेस्ट आ गया, D15 आ गया, लिथोनी न्यू कलर टेस्ट आ गया। डिफरेंट टेस्ट हैं। इशारा जो है ये कंजेनिटल कलर ब्लाइंडनेस या रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस के लिए एक्यूरेट है, बाकी ये सबसे एक्यूरेट होता है। ये बिल्कुल हर कलर विजन के पॉइंट को हाईलाइट करता है। FMU100 टेस्ट, इसका बाकायदा आपने ग्राफ ड्रॉ करना होता है, वो इंशाल्लाह आपको मैं प्रैक्टिकल क्लासेस में प्रैक्टिकली करा के दिखाऊंगा कैसे ड्रॉ करते हैं। कलर विजन पहला का हमारा लेक्चर होगा। ये कौन सा टेस्ट है? इशारा। जी इशारा सर टेस्ट। पहले वाला इशारा है, जी ये वाला, पहले वाला इशारा है। D15 ये D15 है, और ये FM100 जी या PV16 भी कहते हैं। इसमें ये कितने होते हैं हमारे पास? ये जो गोल गोल हैं ये हमारे पास 84 होते हैं 84। जी, और एक लाइन में 21 होते हैं, 4 लाइनें होती हैं। ये अपने बस लिख लें, आपको आना यस चाहिए। यस सर। नेक्स्ट फिर विजुअल फील्ड टेस्ट हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं। कन्फ्रंटेशन मेथड होता है, ये ग्रॉसली विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स को बताता है। ये जो माइन्यूट डिफेक्ट्स हैं उनको नहीं ये बता सकते, ग्रॉसली बता सकते हैं। किसी का अगर 20-30 डिग्री विजुअल फील्ड ख़राब है तो वो इससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। 2-3 डिग्री है, 5 डिग्री है, वो इससे डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह एक हमारे पास आर्क पेरीमेट्री होती है, ये गोल्डमैन पेरीमेट्री है, एक हेमिस्फेरिक पेरीमेट्री है, बच्चों के लिए होती है, या हमफ्री फील्ड एनालाइजर। ये मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, हमफ्री फील्ड एनालाइजर। इसी तरह हमारे पास ग्लेयर टेस्ट हैं। ग्लेयर टेस्ट में भी हमारे पास है मेंटर ब्राइटनेस एक्यूटी टेस्ट, बर्कली ग्लेयर टेस्ट या मिलर नेडलर ग्लेयर टेस्ट। इसमें हम ये कॉमनली यूज़ करते हैं। मैंने इसी टेस्ट को देखा हुआ है, बाकी 2 टेस्टों को नहीं देखा हुआ। इसे ब्राइटनेस एक्यूटी टेस्ट कहते हैं। इस तरह का ये होता है, ये आप देख रहे हैं लाइट, ये पेशेंट इसको अपने आंख के सामने रखेगा इस तरह, और इधर से कोई सेटिंग होती है जिससे लाइट ऑन होती है। आगे एक होल है
जहाँ से वो बाहर देख रहा होता है और सामने कोई लेटर लिखा होगा, जैसे कोई विजन चार्ट पड़ा हुआ है, आप उससे पढ़वाएंगे और फिर उससे आप मेजर करते हैं कि विद ग्लेयर मतलब विद ज़्यादा लाइट डालें तो उससे इसकी विजुअल एक्टिविटी कितनी रिड्यूस हो रही है। सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगी तो इसका मतलब है उसको ग्लेयर की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब है उससे ग्लेयर की इतनी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। ये टेस्ट वगैरह कर लिया, अब आप आएंगे लो विजन एड्स की तरफ। उसमें आप क्या क्या दे सकते हैं, मैग्नीफाइंग स्पेक्टिकल्स दे सकते हैं, टेलीस्कोप्स दे सकते हैं, मैग्नीफायर्स दे सकते हैं, सीसीटीवी दे सकते हैं, फिल्टर्स दे सकते हैं, या ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी लो विजन एड्स दे सकते हैं। मैग्नीफाइंग स्पेक्टिकल्स क्या होता है? इसके ऊपर ना वो जैसे हैंड हेल्ड मैग्नीफायर होता है ना, इसी तरह का होता है, बट वो स्पेक्टिकल्स पे लगा होता है। स्पेक्टिकल हमें वो पकड़ना नहीं पड़ता वो मैग्नीफायर को। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि ये मेरे पास अगर स्पेक्टिकल है तो इसके ऊपर मैंने यूँ मैग्नीफायर सा लगाया हुआ है, ये कहना चाह रहे हो? जो लेंस होते हैं ना वही नो मैग्नीफायर सर, उसके अंदर माउंटेड होते हैं ये। के अंदर ही लेंस मैग्नीफायर। जी जी, मैग्नीफाइंग ग्लासेस ऐसी होती हैं जैसे हमने +10 का एडिशन दोनों आंखों में, +10 दोनों आंखों में हो, तो वो हमारे पास मैग्नीफाइंग स्पेक्टिकल्स हैं। हम जो रिफ्रैक्शन करते हैं नियर विजन में, नियर एड कितने तक दे देते हैं? सर I think- 3 तक देते आई हैं। थिंक +3 तक। जी +3 तक देते हैं। 7.5 जी, +3 से ऊपर क्यों नहीं देते? सर डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है फिर बहुत ज्यादा। डिस्टेंस रिड्यूस होता है, एक और भी वैलिड रीज़न है। उसकी वैलिड रीज़न ये होती है कि आंख कन्वर्ज नहीं कर पाती। अगर आप किसी को Yes, sir. +5 दे देंगे ना तो उसकी कन्वर्जेंस रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कन्वर्जेंस रिक्वायरमेंट कैसे होगी? +5 का लेंस है तो वो एक्यूरेटली किस पे दिखाएगा? 20 सेंटीमीटर पे दिखाएगा। 20 सेंटीमीटर पे देखने के लिए उसे आंख को कन्वर्ज बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम तो कहते हैं जी +3 से ऊपर आंख को कन्वर्जेंस प्रॉब्लम है, इसलिए +3 तक ऐड देना है। तो हम मैग्नीफाइंग स्पेक्टिकल्स बाइनोकुलर किस तरह +5, +6, +10 दे सकते हैं? सोचें इस पर। क्या? मैंने कहा है कि हम नॉर्मली ये कहते हैं कि हमने +3 का ऐड देना है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं देते, कन्वर्जेंस प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर लो विजन में कैसे हम दोनों आंखों में +10 भी दे रहे हैं, +15 भी दे रहे हैं, +7 भी दे रहे हैं, +6 भी दे रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? सर हम उसमें उसमें प्रेस मायोपिया के लिए हम नहीं ना दे रहे, हम तो उसकी वैसे जो वीएन है उसको उसका जो टारगेट है उसको हम मैग्नीफाई करने के लिए कर। अच्छा, थिंग इज़ दैट हम यूज करेंगे। जी, क्या यूज़ करेंगे? क्या प्रिज्म अगर यूज जी, करेंगे प्रिज्म, उसमें वेरी गुड। उससे कन्वर्जेंस। जी, इसका आंसर है कि हम स्पेक्टिकल्स के साथ प्रिज्म्स को भी डालते हैं। कैसे डालेंगे प्रिज्म? ये आपकी है इस सब्जेक्ट की पहली असाइनमेंट। आपने नेक्स्ट वीक तक मुझे सबमिट कराना है कि प्रिज्म कैसे डालेंगे। अगर ना आंसर आप दे सके, असाइनमेंट आप लोग जो भी अटैम्प्ट करेंगे वो मुझे सेंड करेंगे, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट वीक आपको बताऊंगा प्रिज्म कैसे डालते हैं। इसमें बाकायदा प्रिज्म डाले जाते हैं ताकि कन्वर्जेंस को कम किया जा सके। नेक्स्ट है टेलीस्कोप्स। और टेलीस्कोप कौन सी 2 टाइप्स के मेन होते हैं? सर गैलीलियन एंड केपलेरियन। आपने बोला गैलीलियन एंड गिल- केपलेरियन। इसमें केपलेरियन। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? सर सर आई पीस मैग्निफिकेशन और एक की मैग्नीफिकेशन कम है, एक की ज्यादा है, एक में इन्वर्टेड होता है, एक में वो रियल बनता है, एक पे फिर वो एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं, एक वो लोवियन पेशेंट्स यूज करते हैं। इनमें बहुत सारा डिफरेंस है। अच्छा, एक एक बोल रहे हो, अब मुझे क्या पता चले कौन सा पॉइंट केपलेरियन में आ रहा है और कौन सा पॉइंट गैलीलियन में आ रहा है? मैग्निफिकेशन किसकी कम होती है, ये तो गैलीलियन की या केपलेरियन की? सर गैलीलियन की कम होती है, केपलेरियन की 10 तक। जी, गैलीलियन। सर एक की 4 होती है, एक की 10 होती है। अब एक एक ना करें ना, एक से मुझे क्या पता चले आप किसकी बात कर रहे हैं। एनीवेज, गैलीलियन की 4x तक सर मैग्निफिकेशन होती केपलेरियन है, की ज्यादा होती है। 4x तक गैलीलियन की मैग्निफिकेशन होती है, केपलेरियन की ज़्यादा होती है, 12 भी होती है, 14 भी होती है, 4 से ज़्यादा होती है बेसिकली। जब आपके पास मरीज़ आएगा जिसको आप टेलीस्कोप दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम यूज़र है, तो आप हमेशा उसको गैलीलियन टेलीस्कोप प्रिस्क्राइब करेंगे, ये याद रखिएगा। डायरेक्ट केपलेरियन नहीं दे देना, पहले उसको गैलीलियन देना है।
गलेलियन 4x तक जाएगा, उसके बाद आगे भी उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, उसको ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए, फिर आप कैप्लेरियन की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। पर फर्स्ट ट्रायल आपने गलेलियन का देना है सर जी। ये भी होता है ना, ये भी तो डिफरेंस है ना कि ये भी तो मेन ही हो सकता है ना कि उसमें जो होता है कैप्लेरियन उसमें बोथ ऑब्जेक्टिव और आईपीस कन्वेक्स होते हैं। जी मेन डिफरेंस ही यही है। सबसे पहले आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो आपने यही आंसर देना है कि एक में दोनों प्लस है और एक में एक प्लस है और एक माइनस है। यस सर। बाकी और सेकेंडरी चेंजेस हैं वो तो ऑप्टिक्स आ जाती है ना, किसी में इन्वर्टेड है, रियल है, फलां फलां। तो मेन जब आपके पास मरीज आएगा स्टार्ट विद गलेलियन और फिर कैप्लेरियन ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए हो। अब एक अगर आपके पास पेशेंट आया है जिसको मैग्नीफिकेशन चाहिए 6x, आपने कैलकुलेट की थ्रू फार्मूला, फर्स्ट टाइम यूज़र है, क्या आप उसको 6x प्रिस्क्राइब कर देंगे या नहीं करेंगे? नो सर। क्यों? क्यों नहीं करेंगे 6? सर क्योंकि सर हम फर्स्ट पहले टाइम ट्रायल हुआ है ना। ट्रायल आपने दिखा दिया उसको, 6x दिखा दिया, 6x मैग्नीफिकेशन उसकी आती थी, 6x का टेलीस्कोप दिखाया है, वो माशाल्लाह 612 हो गया, वो वेली सेटिस्फाइड है। तो अब आप प्रिस्क्राइब करेंगे नहीं करेंगे? शायद इसके ऊपर कोई और मतलब इश्यू हो, शायद सर दर्द वगैरह ही है। सर दर्द नहीं होगा यार, वो सेटिस्फाइड होगा। सर वो उसको एडाप्टेशन इश्यूज हो सकते हैं ना, तो हम फर्स्ट टाइम हाँ उसको सर। फुली नहीं देंगे। अच्छा ये इधर लिखा हुआ है मेरा नाम फ़ारूक, ये अगर मेरे पास मैग्नीफिकेशन है 2x, लेट्स सपोज उस 2x में मुझे ये पूरा नाम नज़र आता है, अगर मैं मैग्नीफिकेशन कर दूं 4x तो क्या इफेक्ट आएगा? मैग्नीफिकेशन नजर आएगा, हाफ नहीं आएगा। हाफ नहीं आएगा। ओवर करेक्ट हो जाएगा ना। ये याद रखिएगा कि मैग्नीफिकेशन जब आप बढ़ाते हैं विजन बेहतर होगी, पर उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। कम हो जाएगा। 4x हो सकता है उसे सिर्फ ये RRU नज़र आए, आप कहते हैं नहीं 6x करते हैं, 6x करेंगे तो उसका हो सकता है सिर्फ उसको R नज़र आए, तो विजन तो बेहतर हुई पर फील्ड ऑफ व्यू साथ कम हो गया। तो डायरेक्ट अगर आप 6x उसको दे देंगे, विजन उसकी बेहतर है पर उसका फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगा, उसे एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगी। तो आप स्टार्ट करेंगे लो मैग्नीफिकेशन से, लाइक आप 4x पे आ जाएं, 4x से वो जब एडजस्ट हो जाएगा देन फिर आप ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, डायरेक्ट नहीं कि उसको सिर्फ इतनी हाई मैग्नीफिकेशन दे देंगे, सिर्फ आप विजन नहीं देख रहे हो। तो यू स्टार्ट विद लो मैग्नीफिकेशन एंड ग्रेजुअली यू विल मूव टुवर्ड्स हायर मैग्नीफिकेशन। रीज़न क्या है? क्योंकि विद हायर मैग्नीफिकेशन विजुअल फील्ड शॉर्ट होता जाता है, रिस्ट्रिक्ट होता जाता है। ये बात क्लियर हुई? यस सर। अभी लास्ट मिनट है, मैं बंद करता हूँ, दोबारा से ज्वाइन कर लें फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा यहाँ कोई सवाल पूछ रहा है कि अगर फर्स्ट टाइम यूज़र का 8x आ रहा है तो हम क्या करेंगे? 6x का कैप्लेरियन टेलीस्कोप दे दें। 6x ज़्यादा है, 4x से स्टार्ट करें, बेहतर है कि आप उसको गलेलियन दें, उसके बाद आप कैप्लेरियन की तरफ मूव ऑन करें। स्टार्ट हम लो मैग्नीफिकेशन से करते हैं। ये काम है आपका कि उसको आप समझा दें कि हमने लो मैग्नीफिकेशन क्यों की, क्योंकि एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगा, हो सकता है कि 2-3 महीने बाद मैं आपको दोबारा बुला के चेंज करूँ, ये बात उसको बतानी है। पर अगर हाँ कोई बंदा ऐसा है जो आपको बहुत गरीब लग रहा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्यों वो ये कहता है कि अगर मैं भी लूँगा तो फिर नया मैं 1 साल बाद ही ले सकता हूँ, फिर उसको ये है कि आप 6 या 8 की तरफ ले जाएँ, क्योंकि आपने ये चीज़ भी देखनी होती है कि आप पेशेंट अफोर्ड कर सकता है कि वो हर 2 महीने बाद चेंज कर दें। गलेलियन से स्टार्ट इसलिए मैंने कहा क्योंकि इसकी लो मैग्नीफिकेशन होती है, एडजस्टमेंट ईजी होती है, तो इस वजह से स्टार्ट गलेलियन से करें। पर ऐसा केस है कि 8x का टेलीस्कोप उसको चाहिए और वो कह रहा है कि मैं बार बार अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर आप यह है कि उसको 8x ही दे दें और उसको ये बता दें एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगी, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। दोनों सूरत हाल उसको बता दें कि एक तरफ अगर कम मैग्नीफिकेशन का क्या फ़ायदा है और नुकसानात क्या हैं, और हाई मैग्नीफिकेशन का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, फिर जहाँ पे मरीज़ कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट करें। जो हम आपको रूल्स बताते हैं ये तो एक बेसिक प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं कि आपने चीज़ों को इस तरह फॉलो करना है, पर हमारे यहाँ पे आपने पेशेंट सूटेबिलिटी देखनी होती है कि आया वो पेशेंट के लिए कि अफोर्ड वो कर सकता है या नहीं कर सकता। अफोर्डिंग है ठीक है, उसको आप 4x से स्टार्ट करें, 2 महीने बाद 6x पे लेके जाएँ, 2 महीने बाद 8x पे ले आएँ, वो आप पे डिपेंड करता है और पेशेंट पे। एज ज़्यादा या प्रोफेशन ऐसा है कि हाउस वाइफ, उसे हम क्या देंगे? या अपने प्रोफेशन वाइज आपने एडजस्ट करना होता है कि क्या देना है, पर आपके पास पॉसिबिलिटीज़ फॉर डिस्टेंस करेक्शन यही हैं, टेलीस्कोप्स ही हैं या मैग्नीफाइंग स्पेक्टिकल्स हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मैग्नीफाइंग स्पेक्टिकल्स दी जाएं,
ये कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल भी हैं हमारे यहाँ लोग टेलीस्कोप्स को नहीं यूज़ करते। अगर कोई टेलीस्कोप लेके बाहर निकलेगा तो हर बंदा उसका मजाक बनाएगा, उस पर हंसेगा। तो लोगों की ये कोशिश होती है जो लो विजन में आते हैं कि हमें ग्लासेस में ही हाई नंबर दे दिया जाए, ताकि हम प्रोफेशनली मतलब कॉस्मेटिकली सही लगें, कोई हमें वो पॉइंट आउट ना करे। पर जो जहाँ तक ऑप्शंस की बात है, आपके पास ऑप्शंस यही हैं, टेलीस्कोप्स या फिर स्पेक्टिकल्स। तो स्टार्ट विद स्पेक्टिकल्स, अगर उससे विजन नहीं इम्प्रूव हो तो आप उसको टेलीस्कोप ही देंगे। बाकी जब आप प्रोफेशन वाइज बात करें, आइडियल सिचुएशन ये होती है कि आप उसकी वर्किंग इन्वायरमेंट में चले जाएं। अगर कोई हाउस वाइफ है तो आप जो भी आपने कैलकुलेशन की टेलीस्कोप की, विद दैट टेलीस्कोप आप उसके घर जाएं और वहाँ पे देखें कि जो उसका रोज़मर्रा का काम है क्या उस टेलीस्कोप से चल रहा है या नहीं। अगर उससे एडजस्टमेंट हो जाती है देन प्रिस्क्राइब करें। पर हमारे यहाँ अगेन वो बात इतनी प्रोफेशनल केयर नहीं होती, सिंपल अब लो विजन क्लिनिक में कैलकुलेशन करके दे देते हैं। एक और इशू जो आता है कि लो विजन क्लिनिक में तो लाइटिंग वगैरह सब कुछ आइडियल होगा, घर में हो सकता है उसका एक बल्ब हो या लाइटिंग उस तरह से ना हो तो फिर भी प्रॉब्लम आती है। क्लिनिक में तो वो आपको विजन अच्छी दे जाएगा, घर में जाएगा तो उसकी विजन उस तरह बेहतर नहीं होगी। तो बाहर के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बाकायदा ऐसे लोगों के घर में जाते हैं, उनके रोज़मर्रा के काम के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो हमने कैलकुलेशन की वो प्रिस्क्राइब किया, क्या उससे उसका काम चल रहा है या नहीं चल रहा। नहीं चलेगा तो ऊपर नीचे करेंगे। पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज़ में इस तरह नहीं होता। नेक्स्ट कोई पूछ रहा है कि मैग्नीफिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर कहाँ तक होती है? ये +20 तक आप मोनोकुलर दे सकते हैं, बाइनोकुलर तकरीबन आप 12 तक 10 to 12 तक दे सकते हैं। तो ये आप लो विजन 2 में इसकी डिटेल पढ़ेंगे, उसमें यही कुछ है। मेरे सब्जेक्ट में से ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें हैं कि प्रैक्टिकली किस तरह करना है। बैकग्राउंड जो है, जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसकी जो बेस है वो आप लो विजन 2 में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अब ये आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर टेलीस्कोप्स हो गए, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीफायर्स। मैग्नीफायर्स कितनी तरह के होते हैं, कोई बताना चाहे? एनीवन? स्टैंड होता है, हैंड हेल्ड होता सर है जी, हैंड हेल्ड स्टैंड मैग्नीफायर, स्पेक्टिकल माउंटेड और और टेलीमाइक्रोस्कोप्स। अच्छा टेली माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में ही आ जाएगा। एक और बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे यूँ अगर हमारे पास न्यूज़पेपर है उसके ऊपर इसको रख देते हैं इस तरह से, वो कौन सा मैग्नीफायर होता है? सीसीटीवी नहीं नहीं, वाला जो होता है मैग्नीफायर उसे हम बार मैग्नीफायर हैंड बोलते हैं, हेल्ड। बार बार। और एक डोम शेप्ड भी होता है, मैं आगे आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ। सीसीटीवी अच्छा, क्या ये होता नहीं है? पता। सीसीटीवी क्या होता है? सर ये मॉनिटर स्क्रीन कैमरा वगैरह जी इसके साथ बिल्कुल, ये अटैच्ड ऐसे होता है। होता है कि यूँ स्क्रीन हमारे पास लगी होती है, नीचे इसकी एक जगह होती है जहाँ से स्कैन करते हैं। आपने कुछ भी रीड करना है वो पेपर आप इसके ऊपर रखेंगे और वो इधर आपको हाईली मैग्नीफाइड मिलेगी उसकी इमेज। यहाँ आप इवन कंट्रास्ट भी बदल सकते हैं, ब्लैक ऑन वाइट हो या वाइट ऑन ब्लैक, डिपेंडिंग अपॉन जिससे आप कंफर्टेबल हो। और इसकी मैग्नीफिकेशन ये अपने पास याद रखिएगा, ये आपसे वाइवे में पूछा जाता है, 60x तक होती है। इससे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन आप कहीं पे भी नहीं ले सकते जितने सीसीटीवी में है। और इस मैग्नीफिकेशन को इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। तो ये दो बातें अपने साथ लिख लें कि सीसीटीवी की मैग्नीफिकेशन 60x तक होती है, अप टू 60x, और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ़िल्टर्स। फ़िल्टर्स कौन से होते हैं अमूमन, कुछ आइडिया हो आपको फ़िल्टर्स का? रेड और ग्रीन सर। रेड ग्रीन वो तो इधर हम ड्यूक्रोम वगैरह ये इस तरह के टेस्टों में यूज़ कर रहे होते हैं ना। फ़िल्टर्स में 3 बातें जो आप याद रखें, एक हमारे पास होता है मायोपिया, एक हो गया हाइपरमेट्रोपिया, और एक हो गया नॉर्मल, जो नॉर्मल में होता है। तो मायोप्स में आप याद रखिएगा, हम ज़्यादातर मायोप्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं फोटो ब्राउन को, ये लिख लें अपने पास। फोटो ब्राउन जो होता है ना, इस फ़िल्टर को वो पसंद करते हैं, या इससे ज़्यादा वो कंफर्टेबल होते हैं। फ़िल्टर्स हम देते हैं किसको, जैसे कंट्रास्ट वगैरह में मसला हो, फ़ोटो ब्राउन। और इसी तरह जो हाइपरोब्स हैं वो प्रेफर करते हैं फ़ोटो ग्रे।
और जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब कोई भी इसमें हर बंदा आ जाता है, ये लोग भी आ जाते हैं, उसको अगर आप येलो फ़िल्टर देंगे तो उसका कंट्रास्ट बेहतर हो जाएगा। ये तीन आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। सर इसी वजह से फिर जो ये क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं ये येलो जो जी ग्लासेस जी, येलो पहनते हैं, ग्लासेस पहनते हैं, क्योंकि येलो फ़िल्टर आप पहनेंगे तो आपकी नज़र बेहतर हो जाएगी। आप ख़ुद भी ट्राई करें, लोवियन आपकी जो लैब है उसमें ये फ़िल्टर्स पड़े हुए हैं, जब हम उधर जाएंगे मैं आपको पहना के बकायदा चेक कराऊंगा। तो वो येलो फ़िल्टर लगाएं, आपकी नज़र बेहतर हो जाती है। इसकी भी एक रीज़न है। रेटिना पे कौन सी लाइट फोकस होती है? ग्रीन। येलो। जी, ग्रीन आगे होती है, रेड पीछे होती है, तो येलो रेटिना पे होती है। तो जब आप येलो फ़िल्टर यस लगाएंगे सर यस। वो फ़िल्टर ही येलो लाइट को करेगा, सिर्फ येलो लाइट को पास होने देगा और वो जाकर सीधे रेटिना पे फोकस होगी, इसलिए येलो सबका कंट्रास्ट बेहतर करती है। अब कंट्रास्ट चेक कैसे कराते हैं? वो आप ऐसे चेक कराएंगे, एक मरीज़ आया मायोप था, उसको मतलब मसला हुआ कि भाई मुझे कंट्रास्ट का मसला है, फोटोफोबिया का है, तो आप उसको फ़िल्टर पहनाते हैं और उसको सनलाइट में लेके जाएंगे, ओपन सनलाइट में। क्लिनिक में ये नहीं चेक होते फ़िल्टर्स, सनलाइट में लेके जाएंगे, वहाँ उसको पहनाएंगे और उसे कहेंगे अब चलो फिर उधर घूमो 5-10 मिनट, देखो इससे बेहतर नज़र आता है या नहीं। अगर वो कंफर्टेबल है फिर आप फ़िल्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि मायोप में फ़ोटो ब्राउन है, हाइपरोप में फ़ोटो ग्रे, ये ऑन एवरेज ये प्रेफर करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर मायोप है तो वो फ़ोटो ब्राउन को ही प्रेफर करेगा। ये तीन बातें आपको सिर्फ याद होनी चाहिए वाइवे के परस्पेक्टिव से, क्योंकि पूछे मायोप क्या प्रेफर करता है, फ़ोटो ब्राउन प्रेफर करता है, हाइपरोप कौन सा, फ़ोटो ग्रे। नॉर्मली हम कौन सा किससे बेहतर होता है, येलो से, पर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही होगा। हो सकता है मायोप हो और वो रेड फ़िल्टर से ज़्यादा बेहतर कर रहा हो। ये फ़िल्टर्स के बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, बेतहाशा कलर्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना इन्वेस्ट करके फ़िल्टर्स खरीद सकते हैं। तो आपने हर फ़िल्टर का उससे ट्रायल कराना होता है। कहाँ ट्रायल कराएंगे? ओपन सनलाइट में। नेक्स्ट हमारे पास है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। इसमें आपने वही वाइट कैन उससे सिखाना होता है। सर ये डायरेक्टली मतलब स्पेक्टिकल में लग जाते हैं ना फिल्टर्स? अगर तो वो है मतलब रिफ्लेक्टिव एरर नहीं करेक्शन दे रहे तो इस तरह फ़िल्टर्स पहन सकते हैं, और अगर प्रिस्क्रिप्शन है तो आप उसको ग्लासेस में दे सकते हैं, लग जाते हैं फ़िल्टर्स, ऑर्डर करेंगे बन जाएंगी ग्लासेस। ओके। मैग्नीफाइंग स्पेक्टिकल्स जो हमने बात की उसमें हमारे पास बाइनोकुलर भी आती हैं और मोनोकुलर भी आती हैं। बाइनोकुलर हम 10 to 12 डायोप्टर तक देते हैं, और 12 से ऊपर अगर किसी का नंबर आ रहा है तो हम प्रेफर करते हैं मोनोकुलर ही देते हैं। जैसे +14 आ रहा है तो वो बाइनोकुलर नहीं देंगे, एक आंख में देंगे। किस आई में देंगे? बेटर आई में, जिस आंख में विजन ज़्यादा बेहतर होगी। मैग्नीफायर्स में हमारे पास हैंड होता है, स्टैंड होता है, बार होता है, डोम होता है। डोम मैग्नीफायर याद रखिएगा बच्चों के लिए होता है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट बहुत आसान हो जाती है। ये आपसे वाइवे में भी पूछा जा सकता है कि डोम मैग्नीफायर किस में देते हैं, तो चिल्ड्रन में देते हैं हम डोम मैग्नीफायर। बार मैग्नीफायर पे हम इस तरह दे देते हैं, इन दोनों से एडजस्टमेंट बहुत आसान होती है। स्टैंड मैग्नीफायर से ये होता है कि पोस्चर बहुत ख़राब होता है मरीज़ का, और हैंड में ये है कि अगर उसे कोई बीमारी नहीं है, आर्थराइटिस वगैरह, तो वो इससे बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। सोसाइटी में मोस्ट एक्सेप्टेबल हैंड मैग्नीफायर्स हैं, ये भी अपने पास लिख लें। सर डोम मैग्नीफायर चिल्ड्रन में देते हैं ना? चिल्ड्रन में देंगे आप। क्यों देते हैं? तो फिर इसका सर मैग्नीफिकेशन इसकी फिक्स्ड होती है, इजी एडजस्टमेंट होती है। जी आप पूछो, क्या पूछ रहे हो? सवाल कुछ आप? यही सर पूछ रहा था कि ठीक हो गया। एडजस्टमेंट मतलब इजी है, रीजन क्या है? एडजस्टमेंट इजी है, लो मैग्नीफिकेशन है, फिक्स्ड होती है। इसमें भी याद रखिएगा हमने लो टू हाई मैग्नीफायर की तरफ मूव करना है, ये नहीं कि किसी को आप 10x पहली बारी में ही दे दें। ओके। ये आपने डिफरेंसेस पढ़े हुए हैं कि हैंड मैग्नीफायर के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, स्टैंड के क्या होते हैं, या नहीं पढ़े हुए? पढ़े हैं सर। अच्छा सही। ये कौन सा मैग्नीफायर है? हैंड हेल्ड। जी ये हैंड हेल्ड मैग्नीफायर है। ये कौन से? ये स्टैंड। स्टैंड सही स्टैंड है। ये बार। बार बार मैग्नीफायर। मैग्नीफायर है। एडजस्टमेंट इजी है, फर्स्ट टाइम या बार मैग्नीफायर दे सकते हैं, मैग्नीफिकेशन भी लो है। ये डोम शेप्ड है जो बच्चों में देते हैं। टेलीस्कोप्स पे हम मोनोकुलर दे सकते हैं, बाइनोकुलर, हैंड हेल्ड, स्पेक्टिकल माउंटेड या टेलीमाइक्रोस्कोप्स। ये कौन सा टेलीस्कोप है? ये
टेलीमाइक्रोस्कोप या स्पेक्टिकल माउंटेड कोई? ये स्पेक्टिकल माउंटेड बाइनोकुलर टेलीस्कोप है। जो टेलीमाइक्रोस्कोप होता है उधर आगे Okay. लेंस एडिशन लगे होते हैं जिसको आप नियर ऐड कह रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, ये क्या है? टेलीस्कोप। मोनोकुलर टेलीस्कोप, एक ये बाइनोकुलर नहीं है। ये यहाँ लिखा है 10 मल्टीप्लाई बाय 25। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्निफिकेशन सर। को कैसे मैग्निफिकेशन का? इसमें मैग्निफिकेशन कितनी है? 10x 225 है। तो ये कितना हो गया? 250 हो गया। 250 मैग्निफिकेशन होती है वो भी टेलीस्कोप में। नहीं सर, ये मल्टीप्लाई का लिखा है सर या x लिखा है? एक्स लिखे एक्स। एक्स इतने से इतने तो मतलब 10 से 25 तक हो सकता है सर। नहीं, तो 10x पावर ये एक होती है। मैग्निफिकेशन को शो कर रहा होगा जी, ना? ये याद रखिएगा कि 10x मैग्निफिकेशन होती है। आगे जो 25 लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर है। इस तरह ये डायमीटर कि वो कितना बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस 25 डायमीटर होता है। ये टेलीस्कोप को ये लिखने का तरीका होता है। जब भी आप टेलीस्कोप उठाएंगे उसके ऊपर यूँ लिखा होगा, जैसे 8x 20, 10x 25। पहले मैग्निफिकेशन है, उसके बाद जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव का डायमीटर है। डायमीटर। इसमें एक चीज़ वो होती है एग्जैक्ट प्यूपिल, वो नाम सुना है आप लोगों ने टेलीस्कोप में? यस सर। क्या होता है एग्जैक्ट प्यूपिल? ये सर वो जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के जो डिस्टेंस होता है वही है। नहीं, वो ट्यूब लेंस होती है। जी, एग्जैक्ट प्यूपिल क्या? सर जो ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज देखते हैं आईपीस से, उसे कहते हैं ना जो बैक साइड पे होता है लेंस की। जी जी बिल्कुल, जो इमेज बनती है उसको एग्जैक्ट प्यूपिल कहते हैं। चलो चलो बस। ये क्या है? सीसीटीवी है सर। जी, CCTV सर। CCTV ऐसे होता है। ये हमारे पास स्क्रीन है, ये नीचे वो स्कैनर लगा हुआ है। यहाँ आपने बुक रखी, मैग्नीफाइड आ गया। इसकी मैग्नीफिकेशन वेरिएबल होती है, जितनी आपने मैग्नीफाई करना है कर लें। अभी देखें तो वाइट ऑन ब्लैक बैकग्राउंड है, इसको आप रिवर्स करेंगे तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आगे ब्लैक आ जाए पीछे वाइट बैकग्राउंड, डिपेंडिंग अपॉन आप किससे कंफर्टेबल है। और इवन अब बोलने वाले भी आ गए हैं जो बोल के भी बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है। पर यह है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकता बंदा इन्हें। ये क्या है हमारे पास? जैसे ग्रीन फिल्टर ये फिल्टर्स हैं डिफरेंट कलर्स में। ओरिएंटेशन है मोबिलिटी एड्स में हम क्या देते हैं? केन्स देते हैं, गाइड डॉग्स देते हैं, या जीपीएस डिवाइसेस देते हैं। गाइड डॉग्स का नाम सुना हुआ है? नो सर। गाइड डॉग्स होता है इधर पाकिस्तान में, तो ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, बाहर यूरोप वगैरह में होती है। उन्होंने डॉग्स को ट्रेन किया होता है। जिस भी बंदे का मतलब कोई भी बंदा है ना, उसके साथ उसको ट्रेन कर देंगे, उसकी क्या एक्टिविटीज़ है, उसने कहाँ कहाँ जाना होता है, जैसे पार्क में जाना है, कहीं जाना है, डॉग को ट्रेन कर देंगे, डॉग उसको लेके जाएगा जहाँ भी उसने जाना है। और वाइट केन तो ऑब्वियसली उसको चलने फिरने के लिए इंडिपेंडेंट। और जीपीएस डिवाइसेस आजकल मॉडर्न आ गई हैं, जब उसे पार्क में जाना है तो उसको रास्ता बेसिकली बताएंगे कि अभी इधर लेफ्ट टर्न ले लो, राइट टर्न ले लो, ये करो वो करो, तो वो जीपीएस डिवाइसेस होती हैं। लोकेशन। जी। ये क्या है? सर ये केन है। जी, ये केन है, फोल्डेबल केन्स होती हैं। और ये हमारे पास गाइड डॉग है। ये डॉग जा रहा है, उसको आपने ट्रेन किया हुआ है और एक बंदे ने पकड़ा हुआ है सर, वो ले जाएगा उसे जहाँ भी जाना होगा। लास्ट पार्ट हमारे पास आता है काउंसलिंग। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? पहले तो उन्हें इनक्रेज करें कि वो लोवियन एड इस्तेमाल करें। मसला ये है कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो सोसाइटी प्रेशर उसमें बहुत आ जाता है। अब कोई बंदा टेलीस्कोप लगा के बाहर निकलेगा तो हमारी स्पेशल इन्वायरमेंट में हर बंदा उसको स्टेयरिंग करेगा और उसका अजीब नज़रों से उसको देखेगा। तो इस वजह से आपने उसे काउंसिल करके इनक्रेज कराना होता है कि वो ये लोवियन एड को यूज़ करे।
बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जो टेलीस्कोप से उनकी विजन बहुत बेहतर हो जाती है, 6/12 6/9 तक आ जाते हैं, पर वो उसको ख़रीदते नहीं हैं। उन्हें ये डर होता है कि भाई हम बाहर पहन के निकलेंगे तो लोग मजाक बनाएंगे। तो ये लो विजन वाले का स्पेशलिस्ट का काम है कि उसे काउंसिल करे कि आप सोसाइटी के प्रेशर में ना आए, आपके लिए ज़रूरी है, आपकी लाइफ की लिविंग क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू। और दूसरा काउंसलिंग ये होता है कि आपकी विजन तो पूरी रिस्टोर हो नहीं सकती, तो उसके लिए उसे काउंसिल करना होता है कि बस जो है इसी में अल्लाह का शुक्र अदा करें। और उसके बाद एंड में पीरियोडिक फॉलोअप होता है। सर जी सर, 2 वर्ड्स हैं, एक काउंसलिंग, दूसरा है कम्युनिकेशन, क्या ये सेम वर्ड्स जी हैं? सेम वर्ड है। काउंसलिंग तो इस एस्पेक्ट से है ना कि लो विजन से आप उसे काउंसिल कर रहे हैं। कम्युनिकेशन तो इस जनरल टर्म आप और मैं बात कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन होती है। मेडिकल फील्ड में ये कहा जाता है कि जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है, नर्स है, डॉक्टर है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है या कोई भी है, ही मस्ट बी ए गुड कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर के साथ मस्ट बी ए गुड लिसनर। जब आपके पास पेशेंट आता है वो ये कह रहा होता है, उसकी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी जो भी हमारी कंप्लेंट्स हैं वो मैं एक्सप्लेन कर सकूं। हमारे यहाँ ये है कि प्रैक्टिशनर्स गुड कम्युनिकेटर तो होते हैं, बात तो पूरी कन्वे कर देते हैं कि आपको ये मसला है, ये दवाई इस्तेमाल करें, इस तरह के इस्तेमाल करें, ठीक हो जाएगा, पर गुड लिसनर नहीं होते। गुड कम्युनिकेटर के साथ आपको गुड लिसनर भी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिर्फ मरीज़ को सुने कि उसकी क्या कंप्लेंट्स है और उसको तसल्ली से सुने। ये नहीं कि आपने एक बात सुनी कि दूर में उसको सही नहीं नज़र आता, सीधे रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर दे, उससे मरीज़ सेटिस्फाइड नहीं होता। तो गुड कम्युनिकेटर भी होना चाहिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को, साथ साथ गुड लिसनर भी होना चाहिए। सर, इन शॉर्ट जो हम उसके साथ पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं उसको काउंसलिंग कह सकते हैं ना? कम्युनिकेट आप देखो, कम्युनिकेट आप कर रहे हो, अब मैंने उसकी रिफ्लेक्शन करनी है तो मैं उसे कह रहा हूँ, मैं उसे बता रहा हूँ कि मैं आपकी रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने लगूँ, मैं इस तरह लेंजेज लगाऊंगा, आपने सामने वो चार्ट को देखना है, जो आपको नज़र आएगा आप बोलेंगे। हेयर आई एम कम्युनिकेटिंग, मैं उसे काउंसिल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि अब मैं क्या करने लगूँ आपके साथ। काउंसलिंग ये होती है कि आपने स्पेसिफिकली लो विजन से अगर बात कर रहा हूँ, उसे काउंसिल करना है आपने कि भाई आप जो आपकी विजन रह गई है इसी को शुक्र अदा करें, अल्लाह की तरफ से सब कुछ आता है, इस पे ये नज़र भी बहुत बेहतर है। आपसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम्प्लीटली ब्लाइंड है, जिन्हें तो कुछ भी नहीं नज़र आता, आपको फिर भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, तो आप इसको इसी विजन को यूज़ करें। दिस इज़ काउंसलिंग, कि जब आप उससे कोई काम करवाना चाह रहे हैं, इसको काउंसलिंग कहते हैं। ये सिर्फ इसमें नहीं होता, साइकेट्री फील्ड में आप चले जाएँ, वहाँ सिर्फ काउंसलिंग ही होती है। जैसे जो जहनी मरीज़ हैं उन्हें काउंसलिंग से वो ठीक करते हैं, तो काउंसलिंग उस परस्पेक्टिव में आता है। ओके सर, थैंक यू।